नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विश्व कप के पिछले 2 मैचों में तबीयत खराब होने की वजह से नहीं खेलने वाले शुभमन गिल को लेकर अब रोहित शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच में शुभमन गिल के मौजूद होने की 99% संभावना है। बता दें, शुभमन गिल भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं और इस मैच से 2 दिन पहले ही वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी द्वारा क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दूसरे दिन के बाद की गई। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी 128 साल बाद इसकी ओलंपिक में वापसी होगी। लॉस एंजलिस आयोजकों की ओर से T20 क्रिकेट के प्रस्ताव को अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद कई टिकट दावेदारों में असंतोष है। इसको लेकर कई नेताओं ने तो खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई है। टिकट को पार्टी में लेकर चल रही हलचल के बीच अब इस तरह के असंतोष से पार पाने और डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है। ऐसे असंतोष से निपटने और इस मुद्दे के समाधान के लिए बीजेपी ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए गुरुवार को कुछ नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ने टिकट चाहने वालों को ये बताना चाहा है कि अब तक केवल 41 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और 159 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यानी एक तरह से जिन नेताओं में असंतोष है उन्हें एक दिलासा दिलाया जा रहा है। क्या नाराज नेता इससे शांत होंगे? बता दें, विद्यानगर विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी भी नाराज हैं। पार्टी द्वारा राजसमंद सांसद दिया कुमारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राजवी आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने आमेर के पूर्व शाही परिवार के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया ने कर्नाटक में राज्य के नेताओं को दरकिनार कर दिया है। गौड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय नेता आम सहमति पर पहुंचने से पहले राज्य स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा में शामिल हो सकते थे। उन्होंने एक कन्नड़ अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि गठबंधन के संबंध में राज्य के नेताओं की राय लेने के बाद फैसला किया जाना चाहिए था। अगर राज्य के नेताओं के भीतर विरोध था तो राष्ट्रीय नेता आगे बढ़ने से पहले उन्हें समझाने का काम कर सकते थे। हालांकि कहीं भी ये प्रयास किए बिना किसी भी राज्य नेता या कोर कमेटी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल हैं, उनके साथ चर्चा किए बिना निर्णय लिया गया था। बता दें, पिछले महीने HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली JDS भाजपा के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो गई और कर्नाटक में कांग्रेस से लड़ने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन बना लिया है। इसके बाद कई मुस्लिम नेताओं ने JDS भी छोड़ दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कल राज्य के नेताओं के रूप में हमें JDS के साथ सहयोग करना है। हालांकि पिछले चुनाव तक हम उनके साथ गहन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में लगे हुए थे। नतीजतन तत्काल एक साथ आना संभव नहीं है। इसके लिए समय और एक संरचित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि क्या हमें युद्ध के मैदान में उतरने के बजाय एक सोची समझी रणनीति नहीं अपनानी चाहिए थी? गौड़ा ने सुझाव दिया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेगौड़ा जैसे प्रभावशाली नेताओं की एक बैठक गठबंधन पर चर्चा और फैसला लेने में फायदेमंद हो सकती है। हालांकि कोई भी राज्य नेता बैठक का हिस्सा नहीं था। हम गठबंधन के संबंध में चर्चा करने और फैसला लेने के लिए दिल्ली में मोदी, अमित शाह और देवेगौड़ा की बैठक के विचार का स्वागत करते हैं। हालांकि कर्नाटक के भीतर येदियुरप्पा सहित हम सभी भाजपा नेताओं के बीच कोई समन्वित प्रयास नहीं हुआ है। एक बैठक से मदद मिलती। गौड़ा की टिप्पणी भाजपा के पूर्व मंत्री HD सोमशेखर के बाद आई है, जिन्होंने JDS के साथ गठबंधन पर अपना विरोध व्यक्त किया था। पूर्व मंत्री ने बताया कि वो अपने 20 साल के करियर के दौरान JDS के विरोध में रहे। उन्होंने कहा, जब मैं कांग्रेस में था तब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में JDS मेरी प्रतिद्वंदी थी और अब भाजपा में भी वही स्थिति थी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को JDS के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। बता दें, PM मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी छत्रपों को कम भाव दे रही है और इसलिए उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और येदियुरप्पा जैसे नेता अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हैं। हालांकि ये नेता अभी संकेतों में बोल रहे हैं।
अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी में बड़ी अंदरूनी बगावत हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इस बार भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। पिछले साल 107वें स्थान पर था। इस साल के सूचकांक में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूख के मामले में गंभीर स्तर को दर्शाता है। इस मामले में 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। भारत ने 2000 और 2015 के बीच महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उसका स्कोर 2000 में 38.4 से सुधरकर 2008 में 35.5 और 2015 में 29.2 हो गया। पिछले 8 वर्षों में देश केवल 0.5 अंक आगे बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हंगर इंडेक्स में गड़बड़ कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ये लगातार तीसरा साल है जब भारत ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में और नीचे गिर गया है। अब भारत 111वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल तक ये 107वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग बताती है कि आज देश भूख और भुखमरी की गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। हर बार की तरह मोदी सरकार इन आंकड़ों से पल्ला झाड़ लेगी, ये तय है। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूएपीए मामले में झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गेडिला ने कहा कि कोर्ट को आरोपियों की ओर से दायर दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी की 3 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के सामने पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। इसके साथ ही संजय सिंह ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती देते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और गूगल तटस्थता बरतें और पक्षपात रवैया नहीं अपनाएं। गठबंधन की ओर से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखे एक खत को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा किया है। उन्होंने खत में आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। उनकी ये चिट्ठी तब आई है जब हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने उजागर किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कथित तौर पर पूर्वाग्रह रखते हैं। जुकरबर्ग को लिखे पत्र को साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, इंडिया के दलों द्वारा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को वॉशिंगटन पोस्ट की विस्तृत जांच का हवाला देते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घृणा को भड़काने का दोषी है। पत्र में कहा गया है कि आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक नफरत अभियान को सहायता देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत होंगे। खासकर लेख में इस बात को बताया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे इस विभत्स सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार का उपयोग किया जाता है। इसी अखबार की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में दावा किया गया है कि अखबार ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति जबरदस्त पक्षपात का सबूत पेश किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। बेरूत के बाहरी इलाके में हुई एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जब समय आएगा वो हस्तक्षेप करेंगे। उधर इसराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पड़ोसी देश लेबनान का शुक्रवार को दौरा कर हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ चल रहे युद्ध अपराधों को लेकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस बात की आशंका पहले से थी कि अगर हिजबुल्लाह अपने फ़लस्तीनी सहयोगियों के समर्थन में इजराइल पर हमले में शामिल होता है तो एक तीसरा मोर्चा खुल सकता है। गजा में हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने चरमपंथी संगठन घोषित कर रखा है। लेबनान की सेना और राजनीति में हिजबुल्लाह का अच्छा खासा असर है और ये ईरान का करीबी भी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग में इजरायली दूतावास के एक कर्मचारी पर हमला हुआ है।
चीनी सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हमले के वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है कि सड़क पर एक हमलावर चाकू से वार कर रहा है। शुक्रवार को हुआ यह हमला दूतावास के अंदर नहीं हुआ है और इस हमले के पीछे की मंशा के बारे में जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। चीन में सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल के दिनों में फ़लस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन और इजराइल के खिलाफ भावनाएं जाहिर की हैं। कुछ लोगों ने ताइवान के साथ संबंध रखने के लिए इजराइल की आलोचना की है। गजा में ताज़ा हिंसा को लेकर चीन ने कहा है कि वो गहरे तौर पर चिंतित है और इस लड़ाई की वजह से नागरिकों के हाथाहाथ होने पर उसने दुख जताया है। उधर इजराइल ने चीन के बयान में हमास के हमले की निंदा न किए जाने पर गहरी निराशा जताई। हमास और इजराइल के बीच संकट और गहराने की आशंका है। इजराइल के एक फैसले से स्थिति खराब होने के आसार हैं। इजरायली सेना ने संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी की है। इसने शुक्रवार को उत्तरी गजा को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। इसने कहा है कि गजावासी वो जगह खाली कर दें ताकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस क्षेत्र में 11 लाख लोगों का घर है। इजराइल के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस आदेश के विनाशकारी नतीजे होंगे। विनाशकारी नतीजे के बिना ये असंभव है। इजरायली सेना ने कहा है कि गजावासियों को हटाने का उनका आदेश गजा शहर के नीचे सुरंगों में छिपे हमास के लोगों की वजह से दिया गया है। इजरायली रक्षा बल ने एक बयान में कहा है कि गजा के निवासी अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर चले जाएं। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों, फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत करने वाला गाना या नारा लगाने एक अपराध माना जा सकता है। इसको लेकर ब्रिटेन की गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन का एक पत्र सामने आया है। इसमें सोएला ब्रेवरमैन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे यहूदी समुदाय के सदस्यों को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए झंडे, गाने या स्वास्तिक का उपयोग करने के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उनका ये पत्र इसराइलियों पर हमास के घातक हमलों और इसके बाद इसराइल की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। उनके इस आदेश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को एक गंभीर चिंता में डाल दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।